हेलो मेरे प्यारे साइंटिस्टों, तो कैसे आप सब? ठीक ठाक। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, वेन एवर यू वॉच दिस ब्यूटीफुल लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्या होता है और उसमें कौन से ट्रिकी कंसेप्ट अवेलेबल होता है। ठीक है, तो उन सब कंसेप्ट, चाहे पंजाब बुक से रिलेटेड हो, केपीके से या सिंध बुक से या फेडरल बुक से, उन सब का कंसेप्ट हम एक बाय एक फ्रॉम ए टू जेड हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो अपने पास हेडिंग डाल दे बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा सा मौसम है, ब्यूटीफुल सुबह है और हम आपको कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्या होता है? मुकम्मल जीरो से मैं स्टार्ट लेता हूँ। ठीक है, मुकम्मल जीरो से। शायद आपको अलिफ भी पता ना होता, तो मैं आपको अलिफ भी सिखा रहा हूँ। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्या होते हैं? तो सबसे पहले तो मैं स्टार्ट लूँगा आपके 4th क्लास के डिफिनीशन से, और वो हमारे पास ये है, द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच, जिस पर, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्ट, जिस पर लिक्विड कन्वर्ट होता है इनटू वेपर्स। किसमें? वेपर्स में, गैस में। ठीक है, इनटू वेपर्स, या जैसे हम गैस बोलते हैं, आर कॉल्ड, उसको मैं कहूँगा आर कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहूँगा इसको? बॉइलिंग पॉइंट कहूँगा। ये आपके 4th क्लास का डिफिनीशन है। वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड, जो भी लिक्विड हो, चाहे वाटर हो, जो भी लिक्विड हो आपके पास, जिस पर वो लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं, किस में कन्वर्ट होते हैं? गैस में कन्वर्ट होते हैं। तो उस टेम्परेचर को मैं कह रहा हूं कि ये टेम्परेचर हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है। देखो, बॉइलिंग पॉइंट असल में टेम्परेचर का नाम है। किसका नाम है? टेम्परेचर का नाम। तो अपने पास ये भी लिखो, ये कंसेप्ट आपका एक नया हो गया कि बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास जो है, ये बॉइलिंग पॉइंट जो है, ये हमारे पास टेम्परेचर है। क्या है? टेम्परेचर का नाम है। लेकिन किस टेम्परेचर का नाम है? उस टेम्परेचर का नाम है जिस पर लिक्विड जो है, लिक्विड ये कन्वर्ट होता है किस में? कन्वर्ट इनटू वेपर्स, वेपर्स में कन्वर्ट होता है या गैस में कन्वर्ट होते हैं। किस में कन्वर्ट होते हैं? गैस में कन्वर्ट होते हैं। ये क्यों गैस में कन्वर्ट होते हैं? क्योंकि हमने बताया था कि लिक्विड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है वेपर्स या गैस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। केएमटी के मुताबिक आपने ये पढ़ा है। अब अगर इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप खत्म करना चाहते हो तो इसको थोड़ा हीट दो, ताकि इसका मोशन, इसके मॉलिक्यूल का मोशन इंक्रीज हो जाए। जब इंक्रीज हो जाएगा तो इसका मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाएगा, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएंगे और इतना आ जाएगा कि ये गैस के बराबर हो जाएगा और ये बिकम गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये गैस आपके पास क्या है? ये आपके पास एक मैटर का स्टेट है और ये किससे बना? लिक्विड से। जिस टेम्परेचर पर बना है, इस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। यहां पर कंसेप्ट आपको समझ में आया। अब देखो सर, ये लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होता है। क्यों कन्वर्ट होता है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होते हैं और फिर इतना डिक्रीज होता है कि वो अपना स्टेट जो है ये छोड़कर गैसीय स्टेट में जाता है। सर ये तो पता है, लेकिन कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट बता दे। देखो कंसेप्ट यही है, अपने पास ये नोट कर ले। देखो, दूसरा डिफिनीशन जो है, यूनिक डिफिनीशन। क्या है? यूनिक, जो कि अब आपके लेवल का है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट ईयर लेवल का जो है, और वो आपके पास ये है, द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच, वो टेम्परेचर जिस पर द वेपर प्रेशर, द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, जिस पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो है
द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल, ये इक्वल हो जाए, समझा रहा हूं, ठीक है, बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए या किसी और एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए, आर कॉल्ड, तो इसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। अब इस डिफिनीशन को आप देखें और इसको आप देखें तो यहां पर है वो टेम्परेचर जिसमें लिक्विड जो है ये कन्वर्ट होता है, किसमें? वेपर्स, गैस में कन्वर्ट होता है। तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं कि ये टेम्परेचर हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है इसका, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है। लेकिन अगर आप इसको देखें तो इसमें है द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये बात याद रखो, जब आपके पास लिक्विड का जो प्रेशर है, लिक्विड का प्रेशर है, जब लिक्विड का प्रेशर जो कि हम इसको वेपर प्रेशर बोलते हैं, ये वेपर प्रेशर है, जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो उस वक्त आपके पास एट दिस टाइम, मैं ऐसा कहूँगा एट दिस टाइम, इस टाइम पर, एट दिस टाइम लिक्विड विल कन्वर्ट, लिक्विड आपके पास कन्वर्ट होगा इनटू वेपर्स। एक तो ये बात आपने याद रखना है, ठीक है, लिक्विड आपके पास जो है ये वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं। अब सर इसमें लॉजिक क्या है? जब लिक्विड का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ इक्वल हो जाए, किस तरह इक्वल होंगे? अब देखो, अब कंसेप्ट को समझते हैं। देखो कंसेप्ट यही है कि ये हमारे पास, चलो मैं बात कर रहा हूँ कि ये हमारे पास एक लिक्विड है और ये लिक्विड हमारे पास, चलो वाटर है, हमने वाटर ले लिया, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास वाटर है, ठीक है। अब वाटर हमारे पास है, वाटर में तो मॉलिक्यूल है ना, H2 मॉलिक्यूल्स है, ये सब H2 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये H2 मॉलिक्यूल्स है। अब देखो कंसेप्ट को समझिए, ठीक है, इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब ये लिक्विड के मॉलिक्यूल है, मैंने आपको बताया था कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल है, ये लिक्विड मॉलिक्यूल ऑलवेज मोशन में होते हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल ऑलवेज इन मोशन, लिक्विड के मॉलिक्यूल ऑलवेज जो है मोशन में होता है। अब देखो, अब ये एक लिक्विड का मॉलिक्यूल हम एक वेपर कंसिडर करते हैं, क्योंकि वेपर का मतलब है एक मॉलिक्यूल लिक्विड का सरफेस छोड़कर यहाँ पर आते तो हम कहते हैं कि वेपर हो गया। तो अब ये लिक्विड का एक मॉलिक्यूल है, ये एक वेपर है, ठीक है, ये एक वेपर है, ये लिक्विड का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा वेपर है, ठीक है, ये दूसरा लिक्विड का मॉलिक्यूल, ये आपके पास तीसरा जो है वेपर हो गया। ये सब इसमें वेपर्स है, ठीक है। अगर आप इस लिक्विड को देखें तो ये वेपर्स जो आते हैं ये एक्चुअली लिक्विड में तो ही है, ठीक है, ये आपके पास वेपर्स ही है। अब ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ क्या कोलाइड हो सकते हैं? सर बिल्कुल कोलाइड हो सकते हैं। कोलिजन के दौरान क्या ये फोर्स लगा सकते हैं? सर बिल्कुल लगा सकते हैं। अब इस मॉलिक्यूल का फोर्स इस पर लगता है, कुछ एरिया पर लगता है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या कहते हैं? प्रेशर तो कहते हैं ना। अब ये प्रेशर किसका है? वेपर का है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये आपके पास वेपर्स का प्रेशर है। क्या है आपके पास? वेपर्स का प्रेशर है, ये वेपर्स का प्रेशर है। अब देखो यहां पर गैस मॉलिक्यूल भी है, तो गैस मॉलिक्यूल भी एक दूसरे के साथ कोलिजन करेगा, और जब एक दूसरे के साथ कोलिजन करेगा तो ये भी एक दूसरे पर प्रेशर लगाएगा, और फोर्स पर यूनिट एरिया, ये भी आपके पास वेपर का प्रेशर है। लेकिन ये वेपर इससे डिफरेंट है, हम इसको कहते हैं कि ये ऊपर गैस के मॉलिक्यूल है, एटमॉस्फेयर में है, तो हम इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब देखो आपने ये बात नोट की कि गैस मॉलिक्यूल जो है ये ज्यादा मोशन में होते हैं, मतलब फास्टली जो है मोशन करता है, और लिक्विड का मॉलिक्यूल इसमें बॉन्ड ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो ये स्लो मोशन करते हैं, ठीक है। जिस तरह हमने प्रॉपर्टी में बताया था कि गैस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है लिक्विड का ज्यादा होता है सॉलिड से, ठीक है, वही सेम बात है। अब इसका मोशन ज्यादा है तो लिहाजा इसका जो प्रेशर है ये आपके पास ज्यादा होगा। सपोज ये आपके पास 1 atm है, क्या है आपके पास?
1 atm है। अब यहाँ पर वेपर्स एक दूसरे पर प्रेशर लगाएगा तो नॉर्मल टेम्परेचर पर मैं कहूँगा एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप देखें तो ये तो 1 atm नहीं होगा, तो ये आपके पास कितना होगा, सपोज ये आपके पास 0.3 atm प्रेशर के बराबर है, ठीक है, इसके बराबर है 0.3 atm के बराबर। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर आप देखें तो आपके पास जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर है, मैं वी पे से लिखूंगा, ये लेस है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ये क्या है, ये लेस है। ये एक बात तो आपने ये याद रखना है, अक्सर ये भी एमसीक्यूज में आता है, ठीक है, कि एट नॉर्मल टेम्परेचर द वेपर प्रेशर आर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर ग्रेटर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये आपके पास लेस है। अब देखो, अब मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, सपोज मैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गया। अब यहां पर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होता है, लिक्विड मॉलिक्यूल का मोशन जो है तेज होना जा रहा है, ठीक है। तो अब लिक्विड का मॉलिक्यूल तेज होता है तो अब मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जो कोलाइड करेगा ये तेजी से करेगा, मतलब फोर्स ज्यादा लगाएगा। जब फोर्स ज्यादा लगाएगा तो आपके पास फोर्स पर यूनिट एरिया कांस्टेंट है, फोर्स ज्यादा हो गया तो मतलब प्रेशर आपके पास ज्यादा लगता है। तो इसलिए हम बता रहे कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड मॉलिक्यूल का जो प्रेशर है ये आपके पास कितने हो गया, सब मैं लिख रहा हूं कि ये आपके पास वेपर प्रेशर, ये आपके पास 0.3 से इंक्रीज, ये आपके पास 0. चलो ले ले कि ये आपके पास 0.5 atm पर आ गया, ठीक है। अब इस पर भी आपके पास वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है। अब देखो हम आ गए 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी वेपर प्रेशर आपके पास 0.5 से इंक्रीज हो गया, ये 0.7 atm पर आ गया। अब आप आ गए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का जो लिक्विड मॉलिक्यूल है ये आपके पास 1 atm के इसका प्रेशर बराबर हो गया। अब देखो, अब 100 atm पर आपके पास जो लिक्विड है, अब ये आपके पास 100 atm पर है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये वेपर्स जो है कोलाइड करते हैं तो इसका जो प्रेशर है ये आपके पास 1 atm के बराबर है। किसके बराबर है, 1 atm। और यही सेम प्रेशर ऊपर एटमॉस्फेयर का भी है, ठीक है। इसको लिख ले शाबाश, इसमें थोड़ा कंसेप्ट है, इसको करते हैं शाबाश। इसको मिटा दें, ठीक है मिटाते हैं। अब देखो ये जो आपके पास लिक्विड आ गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, ये लिक्विड है और ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपके पास आ गए, ठीक है। यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है, ये लिक्विड पानी का है और इसका टेम्परेचर कितना है, ये आपके पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड का है। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये लिक्विड इस पर जितना प्रेशर लगाता है ये 1 atm के बराबर है, और यहाँ पर वेपर्स का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये भी आपके पास 1 atm ही है, ठीक है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अब एमसीक्यूज इस तरह आ सकता है कि वेपर प्रेशर जो है ये बिकम इक्वल हो गए द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये आपने याद रखना है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गए। अब अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बराबर हो गए तो इसका क्या मतलब, अब देखो इसमें बहुत लॉजिक है, ठीक है, ये बराबर हो गए, ये तो एक आपने याद रखना है। अब दूसरा कंसेप्ट क्या है, दूसरा कंसेप्ट ये है कि आप इनको टेम्परेचर देते हो मॉलिक्यूल का मोशन इंक्रीज होता है। इससे पहले जो था मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता था, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ता था और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो है मौजूद था, प्रेजेंट था, ठीक है। आप टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाते हो तो हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, लेकिन जैसे ही आपने टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अब हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है ही नहीं, ठीक है। तो एक तो ये कि आपके पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, हाइड्रोजन बॉन्ड बिकम वेनिश, ये आपके पास क्या हो गया, ये खत्म हो गया, वेनिश। एक तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। द हाइड्रोजन बॉन्ड बिकम वेनिश एट व्हाट डिग्री सेंटीग्रेड, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है खत्म हो गया। अब ये मॉलिक्यूल आपके पास है इंडिपेंडेंटली है, ठीक है, इंडिपेंडेंटली है, क्या है आपके पास, इंडिपेंडेंटली है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर मॉलिक्यूल में
कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं है। अब इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, क्या है, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, सिर्फ आपके पास जो है वाटर का मॉलिक्यूल है। अब यहां पर जो गैस है इसमें भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री में आपने बताया था कि गैस के मॉलिक्यूल में भी आपके पास नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या होता है, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या होता है तो बहुत नेग्लिजिबल होता है, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब इसमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, इसमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। अब यहां पर आप देखें तो यहां पर वाटर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन ज्यादा है, क्या है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, मोर है। यहां पर आप देखें तो यहां पर आपके पास कंसंट्रेशन जो है ये आपके पास कम है, क्या है, आपके पास कंसंट्रेशन आपके पास कम है। अब आपने डिफ्यूजन में ये पढ़ा है कि जहां पर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वहां से वो मूव करेगा लेस कंसंट्रेशन की तरफ। तो इसलिए जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड आता है और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम वेनिश, खत्म हो जाता है, तो इस वजह से ये मॉलिक्यूल जो है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है और इसी को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये मॉलिक्यूल अपना जो है ये छोड़कर ऊपर ही आना शुरू होते हैं, ठीक है। और ये टेम्परेचर जो है, इस टेम्परेचर पर ये जो लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं, ये आपके पास क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वो टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए फिर भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होते हैं, तो लिहाजा इस टेम्परेचर को हम कहते हैं कि ये आपके पास बॉइलिंग पॉइंट है। अब देखो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड ये आपके पास क्या है, ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। मतलब वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कंप्लीटली खत्म हो जाता है। अब किसी भी लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है उस टेम्परेचर पर उस लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिकम खत्म होते हैं, ठीक है। अब या जैसे कि आप एग्जांपल लें कि आपके पास सपोज आपके पास ईथर है, तो ईथर का बॉइलिंग पॉइंट शायद 25 या 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो मतलब ईथर में जो डायपोल फोर्सेस है वो आपके पास 25, 27, 28 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है खत्म होता है। तो सब लिक्विड के लिए ये कंसेप्ट अप्लाई होता है। ये कंसेप्ट समझ में आया, बोलो समझ में आया। अब देखो यहां पर आपके पास कुछ फैक्टर्स है जिस पर ये बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। वो कौन से फैक्टर्स है जिस पर बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट अफेक्ट होता है। अब देखो एक तो आपके पास है एक्सटर्नल प्रेशर, एक डिपेंड करता है एक्सटर्नल। सबसे पहले जो फैक्टर्स हमारे पास है वो हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर है। देखो मैं ऐसा लिखूंगा, बॉइलिंग पॉइंट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्रेशर। अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो तो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। कैसे, देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास लिक्विड है और ये लिक्विड हमारे पास वाटर का है, सेम एग्जांपल मैंने ले लिया है, और ये वाटर हमारे पास है, इसके नीचे आपने टेम्परेचर लगा दिया, ठीक है, आपने टेम्परेचर लगा दिया। अब अगर एटमॉस्फेरिक का प्रेशर आपके पास जो है 1 atm है, क्या है आपके पास 1 atm है, और मैंने आपको ये एग्जांपल भी दिया था कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका वेपर प्रेशर सपोज आपके पास 0.5 atm है। अब आप आते हो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर, आपके पास ये हो गया कितना 0.7 atm। अब हम आते हो कि आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप आ गए, तो ये आपके पास 0.5 और ये आपके पास 0.7 atm हो गया। इसी तरह 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये आपके पास हो गया 1 atm। तो आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो आपके पास जो है इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है, और मतलब एक वक्त ऐसा आता है कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ जो है बराबर होता है। अब अगर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके पास अगर 2 atm होता तो फिर तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 atm का इक्वल नहीं होता, फिर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते करते
मतलब 150 डिग्री सेंटीग्रेड, इसी तरह इस पर शायद 2 atm के बराबर होता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो तो आपके पास क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट आपके पास इंक्रीज हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है अगर आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो। बॉइलिंग पॉइंट आपके पास डिक्रीज हो रहा है अगर आप प्रेशर को डिक्रीज करते हो। ठीक है, अब सपोज आपके पास प्रेशर जो है 0.7 atm है, ये एक्सटर्नल प्रेशर 0.7 atm है, तो फिर ये जो प्रेशर है ये इक्वल हो जाएगा 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो मतलब एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज, आपके पास बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। एक्सटर्नल प्रेशर आप इंक्रीज करते हो तो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। सेम यही वजह है कि अगर हम ऊपर जाते हैं मरी इलाकों तक या कालाम हम जाते तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है लोअर होता है। आपने पढ़ा ये है कि हम जितना ही सी लेवल से ऊपर जाते तो हमारे पास एटमॉस्फेयर में गैस मालिक्यूल जो है ये डिक्रीज करते हैं। जब गैस मालिक्यूल डिक्रीज करते तो इसकी वजह से नेट जो प्रेशर है, जैसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, वो डिक्रीज होता चला जा रहा है। अगर हम किसी K2 माउंट एवरेस्ट तक जाए तो इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे कम, तो वहां पर बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे कम होता है। ठीक है, इसको लिखते शाबाश, थोड़ा सा कंसेप्ट करते हैं डायग्राम के तौर पर। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये लिख लिया, चलो मिटाते हैं। ठीक है, अब देखो, तो ये मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ कि हमारे पास प्लेसेस है और हमारे पास इसमें बॉइलिंग पॉइंट है और प्रेशर कितना होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास प्लेसेस है। सपोज मैं ले रहा हूँ कि हमारे पास जो है सी लेवल का इलाका है। क्या है? सी लेवल का इलाका है। तो सी लेवल का जो इलाका है, अगर आप इसमें प्रेशर दे के, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर ये होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसमें 1 atm के बराबर है। ठीक है, सी लेवल के जितने भी इलाके हैं इसमें 1 atm प्रेशर है। तो इसलिए अगर आप यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट को देखें तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट आपके पास कितना होगा, सी लेवल पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा। मतलब आप कराची, पेशावर, आप इसी तरह इस इलाकों का देखें तो बॉइलिंग पॉइंट आपके पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड का होगा, क्योंकि ये इलाके भी सी लेवल के ही सेम जैसा है, या 1 डिग्री सेंटीग्रेड 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखे तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड है सी लेवल पर। अगर आप मरी जाए, कहा जाए मरी जाए या इसके अलावा आप कालाम जाए, तो वहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके पास 0.9 atm है। ठीक है, तो इस वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है कम हो गया, तो इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होने पर आता है और ये 98 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप माउंट एवरेस्ट को जाए, माउंट एवरेस्ट आप जानते हो ना? अरे सर मैं तो जानता हूँ। क्या है आपके पास? माउंट एवरेस्ट आपके पास सर दुनिया का जो है सबसे बुलंद तरीन चोटियाँ है। कहाँ पर है? नेपाल में है। वेरी गुड, शाबाश। तो माउंट एवरेस्ट को आप जाएं तो माउंट एवरेस्ट में आपके पास प्रेशर कितना है तुम्हें पता है? 0.45 atm है, आई थिंक इतना है। ठीक है, इतना atm है। और आप यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट को देखें तो बॉइलिंग पॉइंट आपके पास 72 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस बात का मतलब ये है कि जितना आपके पास प्रेशर लोअर इतना बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज, जितना प्रेशर लोअर इतना बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज, जितना प्रेशर आप इंक्रीज करते हो तो बॉइलिंग पॉइंट भी आपके पास इंक्रीज करता है। ये तीनों बातें आपने याद रखना है। ठीक है, ये एमसीक्यूज में आते हैं। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन करेगा कि आप मरी गए, आप कालाम गए तो आपके पास प्रेशर कितना होगा या कुकिंग टाइम कितना होगा, इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो ये आपने क्या करना है, ये आपने याद रखना है। अब देखो, अब आप माउंट एवरेस्ट में हो तो आपके पास जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना है। माउंट एवरेस्ट में आप किसी खाना को पका रहे हो, क्या करते हो? खाना को पका रहे हो। ये आपके पास खाना है और चलो मैं ले रहा हूँ, ये आपके पास मीट है। तो माउंट एवरेस्ट में आपके पास जो टेम्परेचर है 0.5 atm है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है सारी। और यहाँ पर आप एक सी लेवल पर भी एक मीट को, एक गोश्त को पका रहे हो, तो सी लेवल पर आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है 1 atm है। अब यहाँ पर वाटर आपसे बॉयल करेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। किस तरह? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल करेगा। यहाँ पर आपसे वाटर बॉयल करेगा 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर बॉयल करेगा। अब देखो, इस वाटर का टेम्परेचर ज्यादा है या इस वाटर का टेम्परेचर ज्यादा है? डेफिनेटली इसका ज्यादा है।
तो इसमें जो वाटर है इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो मीट को इसमें ज़्यादा हीट मिलेगा, या इसमें जो वाटर 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर है इसको ज़्यादा हीट मिलेगा। डेफिनेटली इसको ज़्यादा हीट मिलेगा, क्योंकि ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक मीट जो है हीट एब्जॉर्ब करता है। यहाँ पर सिर्फ 72 डिग्री सेंटीग्रेड तक मीट जो है हीट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, तो जब ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं तो ये मीट जल्दी पक जाएगा या ये मीट जल्दी पक जाएगा, ये जल्दी पक जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। जब ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं तो ज़्यादा जो है जल्दी पक जाएगा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सटर्नल प्रेशर के। क्या है? एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करते हो बॉइलिंग पॉइंट आपके पास इंक्रीज होता है। जब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है तो इसके साथ जो है कुकिंग टाइम जो है डिक्रीज करता है, कुकिंग टाइम जो है ये डिक्रीज करते हैं। मैं इसकी बात कर रहा था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। बॉइलिंग पॉइंट आपके पास इंक्रीज किसके साथ? एक्सटर्नल प्रेशर के साथ इंक्रीज करता है। एक्सटर्नल प्रेशर के साथ बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर दिया, अब आपके पास जो खाना है वो जल्दी पक जाएगा, मतलब कुकिंग आपसे जो है लेस टाइम लेगा। ठीक है, इसमें अब एमसीक्यूज किस तरह थे? इसमें एमसीक्यूज इस तरह थे, आपसे कहेगा कि एक बंदा है वो कराची में जो है मीट को पका रहा है, और एक बंदा जो है आपके पास जो कालाम में है या मरी में है खाना पका रहा है, तो कौन सा खाना जल्दी पक जाएगा? अब कराची में जो है ये सी लेवल है, वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो आपके पास खाना जल्दी पक जाएगा। ठीक है, अब आपसे अगर क्वेश्चन ये करें कि मरी में किसी चीज़ को पकाने के लिए ज़्यादा फ्यूल रिक्वायर होंगे या कराची में किसी चीज़ को पकाने के लिए ज़्यादा फ्यूल रिक्वायर होंगे, तो किस में? तो कराची में जल्दी पक जाता है तो वहाँ पर फ्यूल जो है लेस रिक्वायर होगा, लेकिन मरी में आप जाकर देखें तो वहाँ पर फ्यूल जो है ये आपके से ज़्यादा लेगा, वहाँ पर टाइम आपसे ज़्यादा लेगा, खाना देर में पक जाएगा और फ्यूल ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर होंगे। ये तीन बातें आपने याद रखना है, ये तीनों एमसीक्यूज में आते हैं। ठीक है, शाबाश, इनको लिख ले, इनसे स्क्रीनशॉट ले, शाबाश। मिटा दे, इसको मिटाते। ठीक है, अब देखो इसमें जो दूसरा फैक्टर है जिस पर डिपेंड करता है वो आपके पास है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर भी डिपेंड करता है। कैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर डिपेंड करते हैं? अरे सिंपल सी बात है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितना ज़्यादा इतना आपके पास बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। कैसे वो भी समझा रहा हूँ। ठीक है, देखो दूसरा जो फैक्टर है आपके पास है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर भी जो है बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है। अपने पास ये लिखे कि बॉइलिंग पॉइंट are directly proportional to the intermolecular forces। intermolecular forces ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, intermolecular forces कम तो बॉइलिंग पॉइंट कम। कैसे? देखो ऐसे, ये आपके पास एक लिक्विड है और ये लिक्विड आपके पास, चलो दोबारा लेते हैं, ये आपके पास वाटर है। क्या है? आपके पास वाटर है आपके पास। अब देखो, और ये आपके पास एक और लिक्विड है जो कि आपको पता है ईथर है। ईथर में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप इसको जानते हैं, स्पिरिट जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, स्पिरिट है, इसका फार्मूला ROR है। इसका जो फोर्स है किसी दूसरे के साथ ROR है इसका। तो ये फोर्सेस जो है ये आपके पास डायपोल फोर्सेस है। कौन सा? डायपोल फोर्सेस है। इस मॉलिक्यूल का जो बांड है ये आपको पता है कौन सा है? हाइड्रोजन बांड है। ठीक है, अब हाइड्रोजन बांड अगर आप स्ट्रेंथ को देखें तो स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा है? तो हाइड्रोजन बांड का स्ट्रेंथ जो है ये ज़्यादा है डायपोल फोर्स के स्ट्रेंथ से। ठीक है, तो हाइड्रोजन बांड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इस वजह से इस हाइड्रोजन बांड को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, और ईथर्स को ब्रेक करने के लिए कम अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि स्ट्रेंथ ज़्यादा है। और हाइड्रोजन बांड की स्ट्रेंथ की बात मैंने ऑलरेडी की है, अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ पर जाके देख ले। ठीक है,
अब हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है डायपोल डायपोल फोर्स के स्ट्रेंथ से। किस तरह ज़्यादा है? उस ऑर्डर आप द फोर्सेस की बात मैंने की थी ऑलरेडी, जो है आई थिंक लेक्चर नंबर 5 है या लेक्चर नंबर 4 है, वहाँ पर जाके आप देखें कौन सा फोर्स ज़्यादा है कौन सा वीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड कब स्ट्रांग होगी कब वीक होगी। H2O में आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है फिर भी उसका बॉइलिंग पॉइंट HF से ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है, ये सब कंसेप्ट मैंने किए है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ पर जाके देखते। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है डायपोल डायपोल फोर्स के स्ट्रेंथ से, तो इस वजह से इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। तो मैं ऐसा कहूँगा कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आप देखें तो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ की वजह से H2O का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है ईथर या हम जैसे बोलते हैं स्पिरिट की बॉइलिंग पॉइंट से। ठीक है, H2O का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है स्पिरिट या ईथर के बॉइलिंग पॉइंट से। और आप खुद घर में भी प्रैक्टिस कर लें, एक गिलास में आप जो है पानी लें और दूसरे गिलास में आप स्पिरिट लें और फिर दोनों को 6 घंटे बाद देख लें, तो ये स्पिरिट आपके पास क्वांटिटी में जाहिर आपको पता चलेगा, इसमें क्वांटिटी में फ़र्क आएगा। या इसको नाप लें, मतलब एक्सपेरिमेंट से पहले भी नाप लें और फिर एक्सपेरिमेंट के बाद भी नाप लें, तो आपको पता चलेगा कि ईथर में डिक्रीज आएगा डेफिनेटली, क्योंकि वो आम टेम्परेचर पर जो है बॉयल होते हैं। ठीक है, तो ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई आपको एग्जांपल दे, देखो कि हमारे पास H2O है, क्या है हमारे पास H2O है, दूसरा हमारे पास H2S है। देखो इसमें ये ऑक्सीजन जो है ये भी ग्रुप नंबर 6 का है, ये भी ग्रुप नंबर 6 का है, लेकिन आप इस H2O को देखें, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड, और आप इसको देखें इसमें डायपोल डायपोल फोर्सेस है। ठीक है, अब देखो इसका H2O का अगर आप प्रैक्टिकली इसका बॉइलिंग पॉइंट देखें तो ये आपके पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड का है। ठीक है, सी लेवल पर, और आप इसका बॉइलिंग पॉइंट देखें तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट आपके पास -62.3 डिग्री सेंटीग्रेड है, इतना है। तो अब इसको देखो इसका -62.3 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब आप पूरी कलाम में भी जाए वहां पर भी अगर आपके पास टेम्परेचर -6 में है -3 में है तो वहां पर भी H2S आपको गैस में मिलेगा। ठीक है, और वहां पर H2 आपको सॉलिड में मिलता है। ठीक है, तो मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ की वजह से H2O का बॉइलिंग पॉइंट जो है, इसका बॉइलिंग पॉइंट वेरी 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 ग्रेटर है H2S के बॉइलिंग पॉइंट से। ये आपके पास स्ट्रेंथ है कि जिसमें स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्सेस ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, जिसमें स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्सेस कम है इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। अगर एमसीक्यूज में इस तरह आ जाए, एमसीक्यूज में इस तरह आ जाए, द molecule having more boiling point, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो आपके पास कौन सा होगा? देखो ऑप्शन ए आपके पास है F2, बी आपके पास है Br2, और सी आपके पास है Cl2, और डी आपके पास है I2। तो अब इन सारों में जो है आपके पास लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस है, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस है, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस है। अब आप ऐसा नहीं कहो कि इसका लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस है सब सेम है, सेम नहीं है यार। यहाँ पर इसका साइज इतना, इसका साइज इतना, इसका साइज इतना, इसका साइज और भी इंक्रीज, तो जितना साइज ज्यादा इसमें लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस इसमें इतना ज्यादा हो गए, तो इसमें I2 आते हैं। अगर आप ऑर्डर की बात कर लें तो I2 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा Br2 के बॉइलिंग पॉइंट से, Br2 का ज़्यादा होगा Cl2 के बॉइलिंग पॉइंट से, Cl2 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा F2 के बॉइलिंग पॉइंट से, क्योंकि लंदन डिस्पर्जन फोर्स जो है साइज पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अगर एक फोर्स का कंपैरिजन आ जाए तो एक फोर्स का जो है स्ट्रेंथ देखे कि एक फोर्स का स्ट्रेंथ कितना किस में ज़्यादा है, जिसमें ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। ठीक है, अगर इस तरह आ जाए कि आपके पास जो है NH3 है, H2O है और HF है, ये तीनों आपके पास इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, तो फिर इसमें जो है H2O का बॉइलिंग पॉइंट है ज़्यादा है किसके निस्बत, HF के निस्बत। HF में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है किसके निस्बत, NH3 के निस्बत। इसका क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये 2 प्रेजेंट है और इसमें 1 है, इसमें भी 1 है। ये बात ठीक है, HF में स्ट्रेंथ ज्यादा है लेकिन H2O में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ये मैंने एक्सप्लेन किया है हाइड्रोजन बॉन्ड के कंसेप्ट में, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका ज्यादा है। ठीक है, इनको लिख ले शाबाश।
मिटा दें, चलो मिटाते हैं। अब देखो कुछ पॉइंट्स अपने पास नोट कर ले, की पॉइंट्स, ये इंतहा इम्पोर्टेंट से की पॉइंट्स अपने पास नोट कर ले। देखो पहली बात ये है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्रेशर। ये तो आपने नोट किया है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है इंक्रीज होता है एक्सटर्नल प्रेशर के इंक्रीज होने से। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है एक्सटर्नल प्रेशर के इंक्रीज होने से, एक बात ये। दूसरा बात ये अपने पास नोट कर ले कि बॉइलिंग पॉइंट जो है ये इंक्रीज होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितना ज़्यादा उतना इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। कंपैरिजन में कोई भी लिक्विड आपको दे सकते हैं, वो एमसीक्यूज़ आपका जो है क्लियर है, मैंने ऑलरेडी सब पर किया है। सेम एमसीक्यूज़ यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। 3 नंबर बात ये अपने पास नोट कर ले कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, देखो अब इसको मैं और कंसेप्ट के साथ कंपेयर करता हूँ। जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना ज़्यादा है तो ज़्यादा अमाउंट में आपके पास वेपर्स बनता है, तो इसलिए इसका एवापोरेशन इतना कम होगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, एवापोरेशन कम होगा। ठीक है, ये बात आपने नोट कर ले। चौथा बात आपने ये नोट करना है कि बॉइलिंग पॉइंट जितना ज़्यादा है, मोर हीट पर ये वेपर्स में कन्वर्ट होगा, तो इतना आपके पास वेपर्स कम बनेंगे, तो लिहाजा वेपर प्रेशर भी आपके पास जो है कम होगा। तो वेपर प्रेशर जो है इनवर्स रिलेशन में है। तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, वेपर प्रेशर कम। बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, एवापोरेशन आपके पास कम। बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से। ये 4 कंसेप्ट आपने नोट करना है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा उतना ही उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगे, एक्सटर्नल प्रेशर के साथ भी कंपेयर कर सकते हो। एवापोरेशन, ये 2 कंसेप्ट, एवापोरेशन वेपर प्रेशर का कंसेप्ट मैंने किया है, इस वजह से मैंने इसको कंपेयर कर दिया। अगर एवापोरेशन को वेपर प्रेशर के साथ आप कंपेयर करते हो, देखो जिसका एवापोरेशन जितना ज़्यादा हो, एवापोरेशन जितना ज़्यादा हो इतना उसका वेपर प्रेशर जो है ये ज़्यादा होगा। ये बात आपने भी नोट करना है। ठीक है, एवापोरेशन जिसका ज़्यादा, इसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, क्योंकि आम टेम्परेचर पर ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, ज़्यादा वेपर्स बनेंगे ज़्यादा फोर्स लगाएगा। ठीक है, या ज़्यादा स्पीड से जाएगा। ठीक है, जब ज़्यादा स्पीड से जाएगा तो फोर्स ज़्यादा लगाएगा, तो इस वजह से भी वेपर प्रेशर जो है ज़्यादा होता है। तो ये कंसेप्ट आपने याद करना है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट का एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का एप्लीकेशन, या इससे पहले चलो कुछ एमसीक्यूज को नोट कर ले। देखो अगर मैं आपको ये दूं कि आपके पास OH2N2 है, N है, ऑक्सीजन है, और ये आपके पास फ्लोरीन है, इसके ऊपर आपके पास हीलियम है, नियान है, आर्गान है, क्रिप्टॉन है, जीनान है और रेंडान है। इसी तरह F है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है आपके पास, और ये आपके पास S सल्फर है, और ये आपके पास फास्फोरस है। अब देखो ये P4, ये S8, ये Cl2, Br2, I2, F2, O2, N2। इसमें बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर की आप बात कर ले, सब एमसीक्यूज यहाँ से भी आ सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस है। इसमें क्या है, ये भी आपके पास नॉन पोलर है, तो इसमें भी सिर्फ लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस है। इन सब में लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस है, इसमें भी लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस है। और आपने ये बात की थी कि लंडन डिस्पर्जन जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, साइज के। जिसका साइज ज़्यादा उसका लंडन डिस्पर्जन फोर्स इतना ज़्यादा। तो इसमें सबसे ज़्यादा साइज इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है, फिर इसका, फिर इसका और फिर इसका है। तो लिहाजा बॉइलिंग पॉइंट की ऑर्डर से आप देखें तो रेंडान का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, जीनान से जीनान का ज़्यादा, क्रिप्टॉन से क्रिप्टॉन का ज़्यादा, आर्गान से आर्गान का ज़्यादा, नियन से नियन का ज़्यादा, हीलियम से। ठीक है, ये बात। इसके अलावा अगर आप देखें तो I2 का साइज ज़्यादा होगा, फिर Br2 का, फिर इसका और फिर इसका। तो लिहाजा इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा Br2 से, इसका ज़्यादा इससे, इसका ज़्यादा इससे। ठीक है,
इसके कंपैरिजन से आप देख लें तो आप अगर ग्रुप में नीचे आते हो तो आपके पास साइज इंक्रीज होता है, ठीक है। तो इसका ज्यादा होगा P4 का N2 से और S8 का ज्यादा होगा O2 से, ठीक है। अगर यह इस लिहाज से आप कंपेयर करें, मतलब यहां पर जाने से आप कंपेयर कर ले, तो ग्रुप में तो सॉरी पीरियड में आगे जाने से जो है साइज डिक्रीज करता है, ठीक है। तो N2 का ज्यादा होगा O2 से, O2 का ज्यादा होगा F2 से, F2 का ज्यादा होगा Na से, ठीक है। इसी तरह आपके पास P4 और S8 की अब बारी है, तो P4 और S8 में सर मैं कौन सा ऑप्शन ठीक कर लूं, क्योंकि P4 का जो है ये पीरियड में पहले आता है, लेकिन अब देखिए यहाँ पर 4 एटम है, क्या है 4 एटम्स है, यहाँ पर आप देखें तो 8 एटम्स है। तो इस वजह से S8 का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये ज्यादा है P4 के बॉइलिंग पॉइंट से, ठीक है। ये आपने नोट करना है, ये इंपॉर्टेंट MCQs है, अक्सर आते, ठीक है। ये बात हमने क्या करना है, नोट करना है, शाबाश इसको नोट कर ले। अब इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे पास जो इसका हाइड्राइड जो बनता है, जिस तरह के मैं इस तरह लिखता हूँ, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और ये हमारे पास फ्लोरीन है। तो इसका जो हाइड्राइड बनता है, जो मैंने आपको डायपोल कोर्स में एक्सप्लेन किए थे, तो हमारे पास NH3 है। इसके अलावा जब आप नीचे आते हो तो PH3 है, नाइला पलवशा आयशा SSH3 है और SBH3 है। इसी तरह इसका जो बनता है H2O है, फिर OS से H2S है, इसी तरह OS से टीपू, तो ये H2SE है, H2TE है। इसी तरह इसका HF है, HCl है, HBr है और ये आपके पास HI है, ठीक है। ये सब आपके पास ग्रुप 5, 6 और 7 के हाइड्राइड है। क्या है आपके पास, ग्रुप 5, 6 और 7 के हाइड्राइड है। मुश्किल नहीं है यार, हाइड्रोजन बॉन्ड में मैंने एक्सप्लेन किए थे ये सब हाइड्राइड, और हाइड्रोजन बॉन्ड का जो कंसेप्ट है, प्रूफ है, ये भी इससे एराइज होता है, ठीक है। आपने पढ़ा है, इसमें कुछ भी नहीं है, अब सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब देखो इन तीनों में जो है कौन सा बॉन्ड है, इन तीनों में आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्या है आपके पास, हाइड्रोजन बॉन्ड है। इनमें आप देख ले तो इनमें कौन सा बॉन्ड है, इसमें आपके पास जो है क्या है, डायपोल फोर्सेस है आपके पास। क्या है, डायपोल फोर्सेस है। मैं इस मोबाइल को थोड़ा देखता हूँ MCQs आते या नहीं, बिल्कुल रिकॉर्ड होते, ठीक है। तो यहां पर आपके पास डायपोल फोर्सेस है, ये आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। अब अगर आप स्ट्रेंथ को देखें, स्ट्रेंथ आपके पास कैसा है, स्ट्रेंथ आपके पास ऐसा है कि आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है, किससे, डायपोल फोर्स से। तो लिहाजा मैं सबसे पहले जो है हाइड्रोजन बॉन्ड को लाऊंगा, तो लिहाजा सबसे पहले जो है NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इसके अलावा अब PH3 है, SH3 है, SBH3 है, तो इसमें ऐसा नहीं कि NH3 का ज्यादा PH3 से PH3 का ज्यादा, नहीं। अब इसमें नेगेटिव साइज एटम इसका ज्यादा, इसका फिर नेगेटिव साइज और फिर इसका। तो मैंने कहा कि जिस नेगेटिव साइज ज्यादा है उसका डायपोल फोर्स ज्यादा, तो NH3 के बाद SBH3 आता है, फिर आपके पास ASH3 आता है और फिर आपके पास इसका ज्यादा होगा PH3 से। ये आपने याद करना है, ठीक है। ये तो इसमें सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट NH3 का, सबसे लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट PH3 का। अगर आप इसको कंपेयर कर ले तो इसमें भी सबसे पहले कौन सा ऑप्शन कर लो, पहले हाइड्रोजन बॉन्ड वाला, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो H2O का ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट, किससे, फिर नीचे पर आ जाओ, ठीक है। H2TE का ज्यादा है H2SE का, इसका ज्यादा है H2S से, ठीक है। ये आपके पास है। इसके अलावा अगर आप इसको कंपेयर कर ले तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, देखो इसमें भी सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड वाला कर लो, क्योंकि इसमें आपके पास जो है डायपोल फोर्सेस है। हाइड्रोजन बॉन्ड तो डायपोल फोर्सेस से स्ट्रांग है, तो HF का बॉइलिंग पॉइंट आपके पास ज्यादा है, किससे, HCl से नहीं। अब इसमें कंपेयर करना है कि इन तीनों में डायपोल फोर्सेस किस में ज्यादा है, तो HI में ज्यादा है। आपको पता है ना, डायपोल फोर्सेस में आपने बताया था, तो HI में ज्यादा, तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा HBr से, HBr का ज्यादा HCl के बॉइलिंग पॉइंट से। तो अगर हेलोजन हैलाइड में आप देखें तो सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है, HF में है, किसका है, HF का है इसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। और HCl का देखें
तो ये आपके पास सबसे लोवेस्ट है इस ग्रुप में, ठीक है। ये आपके पास ग्रुप का कंपैरिजन है। सर पीरियड का कंपैरिजन कर ले, पीरियड में कौन इसका ज्यादा होगा। देखो पीरियड में आप देख ले तो सबसे पहले इसका कंपैरिजन को अगर आप देख ले तो NH3 है, H2 है, HF है। अब होना तो ये चाहिए कि इसका स्ट्रेंथ ज्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होना चाहिए, H2 से H2 का ज्यादा होना चाहिए NH3 से। लेकिन बात यह कि H2 में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है तो इस वजह से H2O का जो बॉइलिंग पॉइंट आता है, H2O का बॉइलिंग पॉइंट आपके पास ज्यादा है HF से, और HF का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है NH3 के बॉइलिंग पॉइंट से, ठीक है। ये कंसेप्ट है आपके पास। अब इसको देखे कि इसमें इसका ज्यादा होगा, इसमें नेगेटिव साइज इतना है तो आप पीरियड में जाते हो तो ये नेगेटिव साइज और भी डिक्रीज करता है, तो इस वजह से pH3 का ज्यादा है H2S से, H2S का ज्यादा है HCl से, ASH3 का ज्यादा H2SE का, H2SE का ज्यादा है HBr से, SBH3 का ज्यादा H2TE के, H2TE के ज्यादा है HI से, ठीक है। ये सब इजी कंसेप्ट है, इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, आपको बस सिर्फ इसको रीड करना है और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का जो कंसेप्ट है ये खत्म हो गया। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे कि बॉइलिंग पॉइंट हम किस तरह एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेंगे अपनी मर्जी से, किस तरह एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हम डिक्रीज करेंगे अपनी मर्जी से, ठीक है। जैसे हम एप्लीकेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं तो वो कंसेप्ट करेंगे। इंतहाई इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है कि एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट किस तरह आप इंक्रीज करते हो। सपोज आपके पास वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, अब इसको हम लाते हैं 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या हम इसको लाते हैं 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो कैसे लाएंगे, ये भी MCQs में आते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और एक बात, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे ये वीडियोस देख रहे हैं तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप इन वीडियो से फ़ायदा उठाते हो तो ये फ़ायदा खुद अपने लिए ना उठाओ, किसी दूसरे बंदे को भी इस फ़ायदे का हकदार बनाओ, ठीक है। और ये आपका हक बनता है, पॉजिटिव रहे, आपको सक्सेस मिलेंगे। 2 बंदे को आप जो ज़रूर जो है ज्वाइन कर ले, ठीक है। इसमें ये होता है कि मैं अपने टैलेंट को जो है प्रमोट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब पाकिस्तानी जो है ये वीडियोस देख ले, ठीक है, और पाकिस्तान में एक पीस आ जाए, ठीक है, और टेक्नोलॉजी आ जाए, ये एक सुपर पावर बन जाए। तो ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। नेगेटिव कभी भी ना रहे, ठीक है। जिस बंदे का वीडियो पसंद आता है तो इसको बंदे के साथ जो है इसको कहे कि ये अच्छा पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं कि उसको वीडियो सेंड करे, नहीं, उसको कहे कि ये अच्छा पढ़ा रहा है, मैं इससे जान रहा हूँ, आज ही आप भी इनसे पढ़ लें ताकि आप भी मार्क्स गेन कर लें, ठीक है। तो हमेशा पॉजिटिव रहे। और अगर आपको इस वीडियो का आपको पता चलता है कि यार ये तो क्या बकवास कर रहे हैं तो फिर डिसलाइक कर ले यार, फिर चैनल को मुकम्मल डिलीट कर दे, कभी भी वीडियो ना देखें, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त मांगता हूँ। अल्लाह हाफिज़, पढ़ाई करते रहे, ठीक है।